हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 8th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वैसे ये एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बट अगर आप एमबीए करते हैं या मास्टर्स करते हैं और स्पेशलाइजेशन आप फाइनेंस लेते हैं, तो वहां पर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहां पे आप बहुत डिटेल में कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, ये सारे ही टॉपिक आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम भी इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर वीडियोस में, राइट। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी वर्किंग कैपिटल क्या है, फिर समझेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत है, एंड ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में हम आज के लेक्चर में समझेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद आप वर्किंग कैपिटल को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग कैपिटल क्या है एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझने से पहले जरा वर्किंग कैपिटल समझ लेते हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल समझने से पहले जरा हम इन दोनों टर्म को डिवाइड कर लेते हैं, वर्किंग एंड कैपिटल। वर्किंग मतलब क्या होता है, वर्किंग मतलब काम, डे टू डे ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज वर्किंग। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, जो भी फंड वगैरह है दैट इज कैपिटल। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, चाहे कंपनी हो, ठीक है, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई घर हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, उसमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस में डेली के जो ऑपरेशंस हैं, डेली के ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, जो लेबर्स हैं जो पर डे के बेसिस पे हैं उनको सैलरी वगैरह देना, इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे बिल वगैरह पे करना, कुछ इन्वेंट्री वगैरह अगर शॉर्ट पड़ गए उन्हें खरीदना। तो जो डेली के ऑपरेशन के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक, एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए कि आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुछ पॉकेट मनी मिलती है। तो वो जो पॉकेट मनी मिल रही है जिससे आप डेली के अपने खर्चे निकाल रहे हैं, ठीक है, आपको पॉकेट मनी मिलती है जिसको आप यूज करके डेली कॉलेज आते हैं जाते हैं, आपके आने जाने का खर्चा होता है, प्लस कॉलेज के कुछ खर्चे होते हैं, आपके कुछ बुक्स वगैरह परचेज करनी होती है, कैंटीन में आप कुछ मतलब खाते होंगे, तो ये क्या है, डेली के कुछ खर्चे हैं। तो उसके लिए जो भी आपको महीने की जो पॉकेट मनी मिल रही है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल है डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है, वर्किंग कैपिटल। ठीक। और ऐसे ही अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो हाउसवाइफ घर के भी कई खर्चे होते हैं। देखिए, एक तो होता है मोटे मोटे खर्चे, घर के फिक्स एसेट, ठीक है, घर के फिक्स एसेट जैसे गाड़ी खरीद ली, फर्नीचर कोई बड़ा खरीद लिया, एसी फ्रिज, बड़े बड़े खर्चे, तो वो क्या है, फिक्स एसेट है। पर जो डेली के खर्चे हैं, जो खाने पीने के, ग्रोसरी आइटम के, दूध वाले का बिल, पेपर वाले का बिल, ये सब जो डेली के खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस में भी है। बिजनेस में देखिए बड़ी बड़ी मशीनरीज खरीद ली, फैक्ट्री सेटअप कर ली, तो वो क्या है, फिक्स एसेट हो गया। लेकिन बस आपने मशीनरी सेटअप कर ली तो क्या आपका बिजनेस चल जाएगा, नहीं, उसके डेली के भी तो खर्चे हैं, उसको मीट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो बिजनेस में भी जो डेली के खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल। मशीनरी तो सेटअप कर ली पर मशीनरी डीजल से चल रही है तो डीजल लाना पड़ेगा ना, तो ये डेली का खर्चा है। ठीक है। तो दिस कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और इसी वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए सोचिए पूरा एक ये सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो एक फाइनेंशियल मैनेजर पढ़ता है। फाइनेंशियल मैनेजर एमबीए फाइनेंस करता है, ठीक है। तो एमबीए फाइनेंस में एक सेपरेट पेपर होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये अभी मैं आज के ही लेक्चर में आपको आगे बताऊंगी कि वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी फंड रिक्वायर्ड है इसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग कैपिटल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। वर्किंग कैपिटल यानी वो कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेली वर्किंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की डेली वर्किंग, वो कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेली वर्किंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की डेली वर्किंग के लिए जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल।
ठीक। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? फर्म ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है करंट एसेट में, ठीक है, फर्म ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है करंट एसेट में, उसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बट उस करंट एसेट से बिजनेस को कुछ अपनी करंट लायबिलिटी भी तो पे ऑफ करनी है, जितने भी करंट एसेट है। अच्छा, आपको ये तो पता है ना करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, ये सब वैसे मैंने जो क्लास 11 क्लास 12 की जो वीडियोस थे, जब मैंने क्लास 11 और क्लास 12 की जब अकाउंटेंसी पढ़ाई है, तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने वहां पे, तो वहां पे भी पढ़ाया, पर चलिए मैं शॉर्ट में पहले बता देती हूँ आपको। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट वो एसेट्स हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी वो एसेट, ऑर्गेनाइजेशन के वो एसेट जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। कितनी जल्दी? मतलब विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में या कह लीजिए एक ऑपरेटिंग साइकिल में आप उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं करंट एसेट। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कैश हुआ करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं जिनको आप बहुत जल्दी लिक्विडेट कर सकते हैं कैश में, डेटर्स हैं जिनसे पैसा आने वाला है जो 1 साल के अंदर आएगा, बिल रिसीवेबल है या बुक डेप्ट है, ठीक है, या स्टॉक्स है, इन्वेंट्री है जिसको आप बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? करंट एसेट। करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी यानी कि आउटसाइडर्स का वो क्लेम जिसको हमें 1 साल के अंदर पे करना है, ठीक है, जो मेच्योर होंगे फॉर पेमेंट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, जो मेच्योर हो जाएंगे जिनका हमें पेमेंट करना है, वो क्या है? करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स का जो अमाउंट पे करना है, बिल पेएबल है, ठीक है, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब है करंट लायबिलिटी, ठीक। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी अब क्लियर हो गया ना। अब जरा आ जाते हैं नेट वर्किंग कैपिटल पे। स्क्रीन बहुत ज्यादा मैंने गोज दिया है, जरा इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, तो आ जाते हैं जरा नेट वर्किंग कैपिटल पे। तो नेट वर्किंग कैपिटल में बता रही थी करंट एसेट। देखिए करंट एसेट मतलब फर्म ने कितना करंट एसेट रखा हुआ है, ठीक है, कैश के फॉर्म में, इन्वेंट्री के फॉर्म में, सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के फॉर्म में, डेटर के फॉर्म में कितना करंट एसेट है, ठीक है। लेकिन करंट लाइबिलिटीज भी तो पे ऑफ करनी है। करंट एसेट तो है, ठीक है, बट उसमें से करंट लायबिलिटी, फर्म को जो बिजनेस है उसको अपने 1 साल के अंदर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस है जिसका पेमेंट करना है, ठीक है। तो करंट एसेट में से जब बिजनेस ने करंट लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, उसके बाद कंपनी के पास, उसके बाद बिजनेस के पास कितना वर्किंग कैपिटल बचता है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, उसी को कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ये बात समझ में आई? दो कॉन्सेप्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल के, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से ऑर्गेनाइजेशन ने जब करंट लायबिलिटी का पे ऑफ कर दिया, उसके बाद जितना वर्किंग कैपिटल बच रहा है वो क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वो क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है कि फर्म ने कितना करंट एसेट रखा हुआ है, ठीक है, फर्म का कितना इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट में, वो क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यानी पूरा वर्किंग कैपिटल उसके पास, फर्म के पास इतना है, लेकिन उसमें से करंट लायबिलिटी भी तो पे करनी है। तो जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, तो फिर जो बचा हुआ जो नेट आएगा वर्किंग कैपिटल, उसको कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। ये बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, राइट। तो समझ में आ गया ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इट कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब करंट एसेट ज्यादा हो, करंट लायबिलिटी कम हो। करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, यानी फर्म के पास एसेट ज्यादा है और जो ऑब्लिगेशन जो 1 साल के अंदर पे करनी है वो कम है। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल। और अगर पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल है तो ये शो करता है कि फर्म इज फाइनेंशियली साउंड। जो फर्म है वो फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, प्रॉब्लम नहीं है, अभी कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट है कि वो अपनी करंट लायबिलिटी पे कर सकती है। और अगर निगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल आ रहा है तब तो गड़बड़ मामला है। निगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी ज्यादा है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, करंट एसेट कम है, ठीक है, यानी फर्म फाइनेंशियली साउंड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक। अब सवाल ये आता है कि ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना क्यों जरूरी है? वाई वी आर स्टडिंग दिस पेपर? ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पेपर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों इसे मैनेज करना जरूरी है? तो दरअसल बात यह है कि करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट फर्म करती है, कोई भी बिजनेस जो भी करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके दो डेंजर लेवल होते हैं। एक लेवल है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, और एक होता है इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत कम आपने रखा है। यानी एक कंडीशन हो सकती है कि आपने करंट एसेट बहुत ज्यादा रखे हुए हैं,
ठीक है। करंट एसेट चलिए ले लेते हैं जैसे कैश, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने कैश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है कि बहुत कम इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट कर रखा है कैश में, ठीक है। तो ये जो दोनों ही कंडीशन होती है ना, ये डेंजरस कंडीशन होती है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर लेवल, एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। बहुत एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए फर्म में वर्किंग कैपिटल, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली करंट एसेट बहुत एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेस में हुआ, ठीक है, अगर करंट एसेट फर्म में एक्सेस में हुआ तो तो उससे क्या होगा, उससे फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे सपोज करिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपकी एक फर्म है। ये फिगर मैंने यहाँ पे छोटा लिया है। यहाँ पे सपोज करिए आपके पास 100 रुपए का पूरा है, ठीक है, 100 रुपए है। तो आप 100 रुपए में आपने करंट एसेट यानी कैश के फॉर्म में रखा 90 रुपए, ठीक है। आपको लगता है पता नहीं कोई इमरजेंसी आ जाए, अचानक में कैश की जरूरत पड़ जाए, तो आपने 90 रुपए, 100 रुपए में से 90 रुपए आपने कैश के फॉर्म में रखा यानी करंट एसेट के फॉर्म में रखा। और बाकी जो 10 रुपए थे वो आपने उससे मशीनरी खरीद ली, वो आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मशीनरी खरीद ली और मशीनरी से अब प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और एक ही मशीनरी, आप 10 रुपए में एक ही मशीनरी खरीद पाए तो प्रोडक्शन भी थोड़ा हो रहा है, थोड़ा प्रोडक्शन हो पा रहा है जिससे प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो एक कंडीशन ये हुई, ठीक है। इसमें क्या था, आपने एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर दिया करंट एसेट में, यानी 100 रुपए में से 90 रुपए तो आपने करंट एसेट में लगा दिए, यानी 90 रुपए आपने कैश के फॉर्म में रख दिया। तो इससे क्या होगी, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, ठीक है। क्यों असर पड़ेगा, क्योंकि इस केस में आपने कोई भी फिक्स एसेट तो खरीदा ही नहीं, सारा पैसा आपने करंट एसेट लिक्विड फॉर्म में रख दिया। और लिक्विड फंड जो होता है इट अर्न्स नथिंग, इस पे कुछ नहीं मिलता। आप बैंक में भी रखेंगे इस पैसे को, अपने पास रखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर बैंक में रख देंगे तो 6% या मैक्सिमम 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि इसी के बदले में अगर इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में कर देंगे, कोई मशीनरी खरीद लेंगे जिससे प्रोडक्शन होगा और जिससे और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो क्या होता है, करंट एसेट में अगर एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये इंपैक्ट होता है एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट का। और अगर इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट किया, कम इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या होगा, अगर 100 रुपए में से आपने अब किया कि करंट एसेट में हम 10 ही रुपए रखेंगे, ठीक है, बाकी हम पूरा फिक्स एसेट खरीद लेंगे, हम 5-6 मशीनरीज खरीद लेंगे। पूरा जो 90 रुपए है हमने फिक्स एसेट खरीद लिया, मशीनरीज खूब सारी खरीद ली, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बट आपने करंट एसेट में केवल 10 रुपए रखा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कैश के फॉर्म में केवल 10 रुपए रखा। तो इससे क्या होगा, इट विल इफेक्ट द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, फर्म की सॉल्वेंसी पे इंपैक्ट पड़ेगा। डेली के भी तो खर्चे हैं, कुछ करंट ऑब्लिगेशन भी तो है, आपके लेबर्स होंगे प्लांट में, फैक्ट्री में लेबर्स होंगे, उनको कुछ पेमेंट करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, डेली का कुछ डीजल पेट्रोल आना होगा, ठीक है। तो वो सब खर्चे कहाँ से मीट आउट होंगे, आपने सबकी तो मशीनरी खरीद ली, मशीनरी तो इतनी सारी खरीद ली, पर उसको खरीदने के लिए डीजल भी तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा, वो सब के लिए तो पैसे रखे ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कम इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए करंट एसेट में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द फर्म, फर्म में एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि एक प्रॉपर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल फर्म में मेंटेन करें, बहुत एक्सेस ना हो और इनएडिक्वेट भी ना हो। इनएडिक्वेट होगा तो फर्म की जो वर्किंग है वो हैम्पर होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और एक्सेस हो गया तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजर का यही काम है कि एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करे, ठीक। और फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है ना, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल के। अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो व्हाट आर द सोर्सेज, कहाँ से वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट होगा। और अगर एक्सेस में हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, हमारा बिजनेस है, हमारे पास इस समय एक्सेस में कैश हो गया है, तो अब इस कैश को हम अपनी फैक्ट्री में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बैंक में रखेंगे तो 6% 7% इंटरेस्ट मिलेगा। बट कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं जहां पे इन आइडल फंड को, इन एक्स्ट्रा फंड को हम टेम्परेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसे ये पूरी नॉलेज होनी जरूरी है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल फंड की आवश्यकता है, तो कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज हो सकता है, ठीक है। प्लस अगर हमारे पास एक्सेस में फंड है तो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजर से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में उसे ये भी मैनेज करना होता है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी फर्म के पास करंट एसेट सफिशिएंट होने चाहिए ताकि फर्म अपनी करंट लायबिलिटी को क्या कर सके, मीट कर सके। जो भी ऑब्लिगेशन है जो इस ऑपरेटिंग साइकिल में मेच्योर होंगे उन ऑब्लिगेशंस को पे कर सके, इतने करंट एसेट फर्म के पास होने चाहिए। ठीक, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग रेशियोज, तो वहां पे याद है हमने करंट रेशियो पढ़ा था, करंट रेशियो पढ़ा था ना। तो वहां पे मैंने करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये था करंट रेशियो। तो वहां पे भी मैंने बताया था कि एक आइडियल, एक कन्वेंशनल रूल क्या है कि करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द लेवल ऑफ करंट लायबिलिटी। ये जो करंट एसेट है ना, ये हमेशा दुगना होना चाहिए करंट लायबिलिटी का। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सेफ हैंड रहे, प्रॉब्लम ना हो, तो करंट एसेट हमेशा क्या होना चाहिए, दुगना, ट्वाइस होना चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर 1 रुपए किसी को देना है, किसी क्रेडिटर को 1 रुपए देना है, तो हमारे पास 2 रुपए होने चाहिए, तब उसमें से हम 1 रुपए दे देंगे और 1 रुपए हमारे पास हमारे ऑपरेशन के लिए बच जाएंगे। तो दिस इज कन्वेंशनल रूल। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे ही सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। मोर देन 300 वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक 300 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। एक्चुअली काफ़ी नए बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, हर दिन ही जुड़ते हैं। तो जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है, बट नए बच्चों को नहीं पता है कि मैं कौन-कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। ठीक है? तो ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। जैसे मैंने अभी इसमें एफएम नहीं लिखा है क्योंकि एफएम अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जो कंप्लीट हो गए हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करने में एकदम भी कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या है। तो वैसे तो मैं बता चुकी हूँ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए। हर दिन की जो बिजनेस एक्टिविटी है, हर दिन के जो खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल की। ठीक, पर जरा इसको जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, फर्म का मेन एम क्या है, फर्म का मेन एम है, हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल गोल ऑफ द फर्म क्या है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये पढ़ा था, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दिस इज द मेन फाइनेंशियल गोल ऑफ एनी फर्म। तो शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, इसका मतलब फर्म को सफिशिएंट रिटर्न, अपने ऑपरेशन से सफिशिएंट रिटर्न अर्न करना होगा। सफिशिएंट रिटर्न अर्न करना का मतलब क्या है कि फर्म को अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना होगा। प्रॉफिट कब अर्न होगा, जब कंपनी सेल्स अच्छी करेगी, अच्छी सेल होगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा रिटर्न होगा और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। ये जो सेल्स कब ज्यादा होगी, अब सवाल आता है सेल्स कब ज्यादा होगी, जब फर्म करंट एसेट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि जिससे सेल जनरेट हो। करंट एसेट मतलब इन्वेंट्री, कैश और जो बाकी डेटर्स हैं, इन सब में इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो सेल हो पाएगी, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा और वही प्रोडक्शन तो सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो करंट एसेट रिक्वायर्ड है। और एक रीजन ये भी है कि देखिए जो सेल्स होती है ये कैश में क्या तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, ये जो सेल्स होती है क्या ये कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, नहीं, देयर इज ऑलवेज सम ऑपरेटिंग साइकिल इन्वॉल्व, हमेशा एक ऑपरेटिंग साइकिल इन्वॉल्व होती है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है यह भी मैं बताती हूँ। जैसे सपोज करिए आपका 100 रुपए का सामान बिका, कोई बिजनेस है उसका 100 रुपए का सामान बिका, तो क्या पूरा 100 रुपए तुरंत उसको कैश के फॉर्म में रिसीव हो जाता है, नहीं, उसका कुछ पोर्शन रिसीव हो जाएगा, मे बी 30 रुपए तो तुरंत कैश के फॉर्म में रिसीव हो गया, लेकिन जो बचे हुए 70 रुपए हैं क्या पता वो 1 महीने बाद मिले, वो डेटर हो जाए, बिल रिसीवेबल हो जाए जो 1 महीने बाद मिले। ठीक है, तो जो सेल्स होती है ना तो वो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। तो जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो इस ड्यूरेशन में जो कैश की रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से फुलफिल होगी, ये वर्किंग कैपिटल से फुलफिल होगी, वो करंट एसेट इसलिए चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट में बता देती हूँ।
तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? वैसे ऑपरेटिंग साइकिल जब मैंने वही क्लास 11th और 12th की जब मैंने अकाउंटेंसी पढ़ाई है, तो वहाँ पे भी ऑपरेटिंग साइकिल आता है कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे ही मैंने डिटेल में बताया, पर चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? बेसिकली कैश से हमने शुरू किया, कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में जो पूरा टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए, आपका बिजनेस था, आप कैश से आपने स्टार्ट किया, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से फिर प्रोडक्शन शुरू किया, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, यानी हाफ सेमी फिनिश गुड बना, फिर फिनिश गुड बना, सामान बन गया, अब आप उसकी सेल करते हैं। सेल करते हैं तो कुछ तो कैश तुरंत मिल जाता है, बट कुछ जो होता है डेब्ट कलेक्शन या कह लीजिए क्रेडिट पेमेंट, यानी कुछ डेटर्स हो जाते हैं जो तुरंत पेमेंट नहीं करते हैं, वो 1 महीने 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं, तो रियलाइजेशन होता है उनसे, मतलब फंड रियलाइज होता है कुछ समय के बाद। तो आपने कैश से शुरू किया था और कैश में कन्वर्ट हुआ वापस पैसा, मतलब वो चीज वापस कैश में कन्वर्ट हुई। तो इसमें जो पूरा समय लगता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, आपने कैश से शुरू किया था, रॉ मटेरियल खरीदा, फिर सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड, फिर सेल हुई, फिर सेल वापस कैश में कन्वर्ट होती है। तो कैश से कैश में कन्वर्ट होने में जो पूरा समय लगता है ना, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए यहाँ लिखा है, टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सेल्स आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू इन्वेंट्री इनटू कैश। रिसोर्स मतलब कैश, कैश जब इन्वेंट्री में कन्वर्ट होती है और फिर इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होती है, फिर सेल को वापस कैश में कन्वर्ट होने में जो पूरा समय लगता है ना, उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो वहां पे 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स एक्वायर करना। प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो पहला फेज होता है एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स। दूसरा फेज क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनना, यानी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश गुड इनटू फिनिश गुड। फाइनली प्रोडक्ट फिनिश गुड में कन्वर्ट, मतलब रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। तीसरा क्या होता है? सेल ऑफ प्रोडक्ट, अब सामान बिकेगा। अब सामान या तो कैश में बिकेगा या क्रेडिट में बिकेगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट में सामान सेल होता है तो क्या आता है? अकाउंट रिसेवेबल, या जिसे डेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं। तो इन तीनों फेजेस में, ठीक है, ये जो तीनों फेजेस हैं, तीनों फेजेस कवर होने के बाद वापस जो कैश वापस कैश में कन्वर्ट हो, इसमें जो पूरा समय लगता है ना, कैश लेके चले थे, ठीक है, सबसे पहले रिसोर्सेज वगैरह खरीदे, फिर प्रोडक्शन किया, फिर उसकी बाद सेलिंग की, और सेलिंग से वापस जब कैश में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो पूरा समय लगता है ना, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज का लेक्चर वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो आज मैंने यहीं तक पढ़ाया है, अब मैं अगले लेक्चर में आपको ये 3 टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की, सबको बराबर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी पढ़ेंगे, एग्रेसिव पॉलिसी होती है, ठीक है, कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है, और एक मिडिल की एक पॉलिसी होती है। तो ये तीनों पॉलिसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी ये पढ़ेंगे, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक ये जो लेक्चर 8 था तब तक पढ़ के रखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।